वेलकम क्लास 12। तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे। इससे पहले तक अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया था इसका, जिसमें सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अपन ने देखा था। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि इस चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने ख़त्म किया था डैनियल सेल, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास में अपन ने डैनियल सेल पढ़ा था, सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, सेल पोटेंशियल कितना होगा, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, चाहे आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए आप, चाहे आपके कंपटीशन एग्जाम से ले लीजिए, लाइक JEE, नीट, ओके, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैसे करेंगे। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि हम कैसे करेंगे ये अलग पार्ट है, क्यों करेंगे ये अलग पार्ट है। तो हम पहले ये समझते हैं कि हम क्यों करेंगे, क्योंकि हर बार हम उतना बड़ा सेल नहीं बनाएंगे, है ना, और हमें क्वेश्चन में उतना बड़ा सेल बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेल का। कैसे करते हैं अब वो देखते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, यहां से 3 वर्ड याद रखिएगा, ABC, ठीक है। A मतलब एनोड, B मतलब ब्रिज, और C मतलब कैथोड। ये इस तरीके से, क्लियर। तो आप इसको इस तरीके से, ब्रिज को 2 डंडियों के अंदर बंद कर दीजिए आप, ठीक है। और ये C, तो ये आ गया आपका एनोड, ब्रिज, और यहाँ पे कैथोड, ठीक है। अब एनोड की तरफ कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड पॉजिटिव। यही अपन ने देखा था डैनियल सेल में, तो ये अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। चलो अपन एक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया था बच्चों, ये देखो इस तरफ हमने क्या लिया था, ये था हमारा जिंक, और यहाँ था हमारा कॉपर, ठीक है। और ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये था, और इसको हमने जोड़ रखा था एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ में, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास में जिंक, और ये रहा आपके पास में कॉपर। तो एनोड पे क्या हो रहा था, एनोड पे हो रहा था बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा था कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, यही हो रहा था। चलिए कैथोड पे देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा था। कैथोड पे हो रहा था बच्चों आपका रिडक्शन, ओके। तो क्या हो रहा था कि कॉपर यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ठीक है, और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। आया समझ में, क्लियर होती है ये चीज़। तो कैथोड, रिडक्शन, एनोड, ऑक्सीडेशन। अब हमें यहीं पे इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो बिल्कुल यहाँ पे अपन करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे। एनोड पे हमारा क्या हुआ था, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ था, तो ये हो गया, ठीक है। और ये एक्वस, फिर हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, और कॉपर 2+ हमारा कन्वर्ट हुआ था कॉपर सॉलिड में। मतलब ये एक्वस से किस में गया था बच्चों, सॉलिड में गया था, और ये सॉलिड से एक्वस में गया था। आया समझ में। तो ये आपने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया सेल को। ये देखो इस तरीके से आपको करना है। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है आपका डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। किसका है, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो टर्मिनल भी शो कर सकते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ओके। अब इसी तरीके से आपको कुछ और सेल भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कॉपर AgNO3, ठीक है, सेल। ये सेल भी आपको मिल सकता है। तो कॉपर क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और 2Ag यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ags में कन्वर्ट हो जाएगा,
इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन बच्चों, क्या है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, किस पे होता है, एनोड पे। और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन किस पे होता है बच्चों, रिडक्शन आपका होता है कैथोड पे, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा के लिए याद रख लें जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैथोड, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर। चलिए देखिए अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, फिर से आते हैं ए बी सी की तरफ, ठीक है। कैसे आएंगे, ए बी सी, इसको डबल लाइन के अंदर बंद कर दीजिए और एक एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। ए बी सी, ए मतलब एनोड, एनोड पे क्या हुआ है कि कॉपर जो है हमारा Cu2+ में कन्वर्ट हुआ है, और कैथोड में क्या हुआ है कि Ag+Ag(S) में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, आया समझ में। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरीके से आप बाकी सेल्स का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको अपन करते हैं रफ। तो अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। हालांकि अपन लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात किए थे, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, जब सेपरेशन ऑफ आयन होता है। और सेपरेशन ऑफ आयन किसकी वजह से होता है, या तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा, आया समझ में, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण। तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं बच्चों, कि द tendency of lose and gain of electron when it is in contact with solution of its own ions। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये डेफिनेशन हो गया बच्चों, जो कि आप लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि दो टाइप के आपके पास में क्या मिलने वाले हैं, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलने वाले हैं। एक होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये हो गया, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताइए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप कैसे होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आया समझ में। मतलब यहाँ पे जब हमारी मेटल क्या करेगी बच्चों, यहाँ पे जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, और M+ में कन्वर्ट होगी, ठीक है, और एक्वस में जाएगी, ठीक है, सॉलिड से, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और ये एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट होगी, आया समझ में। तब क्या होगा आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आपका होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हमने बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको हमने बोला रिडक्शन पोटेंशियल, आया समझ में, क्लियर। अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन आपको किस पे मिलेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है, किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो मतलब आपको एनोड पे कौन सा पोटेंशियल मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है ना। तो कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है, कैथोड पे आपको मिलने वाला है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल मिलने वाला है, आया समझ में। अच्छा
इस पोटेंशियल को हम शो कैसे करेंगे, तो इधर देखिए हम शो करेंगे ई एनोड। कैसे करेंगे, ई एनोड, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, आया समझ में। और इसको कैसे करेंगे, ई कैथोड करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 3 फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर है आपका कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डिप किया गया है, ठीक है। क्लियर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा आप इलेक्ट्रोड डाल रहे हो वो भी मैटर करता है बच्चों, ठीक है। क्लियर। फिर हालांकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अच्छा खासा इफेक्ट डालता है बच्चों, आया समझ में। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर इन दोनों पोटेंशियल्स को मैं मिला दूं, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को मिला दूं, तो मेरे को एक कंप्लीट सेल का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। आया समझ में। तो अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब अपन देखते हैं सेल पोटेंशियल, है ना। तो बच्चों सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इधर देखिए ध्यान से। अगर आप क्या कर दें, ई सेल अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ई एनोड प्लस ई कैथोड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल मिल जाएगा बच्चों। क्लियर। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कि एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है आपका। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हैं, सेल, ठीक है। लेकिन आईयूपीएससी ये बोलती है बच्चों कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम होंगे। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू, बस आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई रिडक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। चलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए इधर ध्यान से, हमारे पास में सेल है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। यहाँ पे हमने क्या डाला था, जिंक इलेक्ट्रोड डाला था, और यहाँ पे हमारा क्या था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था। ये था जिंक, ये था कॉपर, ठीक है। और यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए, ये रहा आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और इसको एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जोड़ दीजिएगा, ये रहा आपके पास। अच्छा, जिंक पे क्या हो रहा था, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। और कॉपर में क्या हो रहा था, कॉपर यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ठीक है, और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये आपकी हो रही थी बच्चों किस पे, कैथोड पे रिएक्शन, और ये आपकी हो रही थी एनोड पे रिएक्शन, ठीक है। किस पे हो रही थी, एनोड पे हो रही थी। क्लियर। तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। अब आईयूपीएससी ये बोलती है कि ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन के, तो इसका हमें रिडक्शन कराना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था बच्चों। किस में हो रहा था, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, इसका गेन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, पहले ये ई ऑक्सीडेशन हमने इस तरीके से लिखा था, ये देखो अगर हम इसका लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेरे को इसी का क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो मैं इसका किस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से Zn2+ और यहाँ पे हो जाएगा Zn। ये देखो, तो अब मैंने इसका क्या करा दिया, अब मैंने इसका रिडक्शन करा दिया बच्चों। क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। ये देखो, आया समझ में। तो इस तरीके से हम ई सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई
माइनस ई ऑक्सीडेशन की जगह पे ई रिडक्शन फिर प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी ई रिडक्शन, यहाँ भी ई रिडक्शन। ठीक है, तो फिर आईयूपीएससी ने बोला कि आप फाइनली इस तरीके से फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये माइनस ई रिडक्शन किस तरफ वाला आया, ई एनोड वाला आया है ना, और इसको आप पहले लिख लो। ये देखो ध्यान से, प्लस वाले को पहले लिखो, ई रिडक्शन ये वाले को, तो ये किस पे आया है बच्चों, ये आया है आपके कैथोड पे। ये देखो ये कैथोड वाला रिडक्शन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ई कैथोड। ठीक है, और ये माइनस, ये एनोड का रिडक्शन है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ई एनोड लिख सकते हो। ये देखो, तो इस तरीके से आप ई सेल निकाल सकते हैं। आया समझ में, ये बन गया आपके पास में फॉर्मूला। क्लियर। और इसको अगर आपको अच्छे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये आ गया आपके पास में। ये देखो इस तरीके से हमने निकाल लिया। राइट पे क्या हो रहा है आपका, राइट पे आपका कैथोड टर्मिनल है और लेफ्ट पे आपका एनोड टर्मिनल है। ठीक है, तो ई राइट पे आपका क्या हो रहा है, अब दोनों ही हमने पूरे सेल को किस में लिख लिया, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म पे लिख लिया। मतलब कि जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसी को हमने क्या बना दिया, रिडक्शन पोटेंशियल बना दिया। क्लियर हो गई ये चीज़, है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से सेल पोटेंशियल फाइंड किया जाता है। बच्चों दो तरीकों से हम सेल निकालते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं। आया समझ में, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो अब अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो तरीकों से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, और दूसरा निकाला जाता है बच्चों नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का पोटेंशियल फाइंड किया जाता है। क्लियर। तो देखिए इधर ध्यान से, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकलेगा बच्चों, चाहे एनोड का हो चाहे कैथोड का हो, वो स्टैंडर्ड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्यों माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, तो देखिए ध्यान से, जो आप सॉल्यूशन लेंगे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए बच्चों। आया समझ में, क्लियर। फिर उसके बाद में टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए। क्लियर। फिर उसके बाद में प्रेशर जो है बच्चों, ठीक है, प्रेशर ये कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। ठीक है, ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कि आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करके देगी। क्लियर होता है, ओके। और नॉन स्टैंडर्ड क्या होगा बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करेंगे आप, पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती है कि जब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, वो कितनी हो, 1 मोल ना हो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 1 मोल, नॉट इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, फिर आपका प्रेशर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 atm। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है नॉट इक्वल्स टू 298 केल्विन। जो स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो ना करे वही तो नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है ना।
क्लियर। तो इसके लिए हम, अगर हमें निकालना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को बच्चों। किसको करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करते हैं। नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कैसे ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करते हैं वो बताया था, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको बच्चों। ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं कि किस तरीके से निकलेगा। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये आपको करना है, ठीक है। सिर्फ नॉट लगा देना है आपको, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड निकलेगा कैसे बच्चों? देखो, राइट वाले का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, लेफ्ट वाले का भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। तो ये निकलेगा कैसे, ठीक है। इसके लिए हमने लिया बच्चों एक रेफरेंस। क्या लिया? रेफरेंस लिया, और उसके बिहाफ में हमने क्या कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड किया। आया समझ में? मतलब हमने एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया, ठीक है, जिसके बिहाफ में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे, ठीक है, जिसका नाम दिया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बाकी के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब शी को समझते हैं अपन, ठीक है, कि शी है क्या। इसी के बिहाफ में बाकी जो हमारे इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इसी को रेफरेंस मान करके हम उनका पोटेंशियल फाइंड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो शी क्या है? एक रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है बच्चों। क्या है? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट अपन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, ये देखिए इस तरीके की हमने ट्यूब बना लिया, और यहाँ पे एक इनलेट दे दिया हमने, जहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम क्या कराएंगे? इंजेक्ट कराएंगे बच्चों। आया समझ में? फिर यहाँ पे एक वायर होती है बच्चों, प्लेटिनम की वायर होती है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे एक प्लेटिनम फॉइल लगाई जाती है, ये रही प्लेटिनम फॉइल रहती है, ठीक है। ये वायर क्या काम करती है? आपका कंडक्शन का काम करती है, कंडक्शन का काम करेगी, ठीक है। प्लेटिनम वायर, और ये है आपकी प्लेटिनम फॉइल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको एक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है बच्चों, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बड़ा ख़ास है, ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा ख़ास है बच्चों। क्यों ख़ास है? क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस इंजेक्ट करा रहे हो, तो ये सॉल्यूशन भी आपका कैसा होना चाहिए? H+ वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब आपका एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। लाइक HCl। सपोज मान लीजिए कि इसमें क्या डला हुआ है? HCl डला हुआ है, ठीक है। और ये हमने वायर लगा दिया है यहाँ पे इस तरीके से, क्लियर। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरीके से। जब आप हाइड्रोजन गैस को इंजेक्ट कराते हो, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करती है? यहाँ पर जा कर के बच्चों देखिएगा ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो देखिए क्या होगा? हाइड्रोजन क्या करने वाली है? हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रही है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो रही है? 2H+ में कन्वर्ट हो रही है। और बच्चों इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये वर्क एज अ एनोड, है ना, एज अ एनोड बिहेवियर कर रही है, एनोड बिहेव कर रही है बच्चों। आया समझ में? क्लियर। अब जब आपने यहाँ पे HCl डाल रखा है, तो ये HCl बच्चों 2 पार्ट में टूटेगा। ये HCl 2 पार्ट में टूटेगा, मतलब H+ आयन और Cl आयंस में, ठीक है। तो अगर इसके साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लगा है, तो उस एक्सटर्नल सोर्स से ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर अगर H+ आयन सपोज मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो किस में कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हो रहा है मतलब ये वर्क एज अ कैथोड कर रहा है,
क्लियर। तो बच्चों ये एनोड कब बिहेव करेगा, कैथोड कब बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ में जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी लूज करने की है या गेन करने की है। अगर इसके साथ में मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ हमने शी लगा रखा है, ठीक है, ये शी वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये कोई अदर इलेक्ट्रोड है, तो अगर ये अदर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये 100% क्या करेगा, लॉस करेगा। आया समझ में। अगर इसकी टेंडेंसी गेन करने की तो ये लॉस करेगा। क्लियर। अगर इसकी टेंडेंसी सपोज मान लीजिए हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिसकी टेंडेंसी क्या है, लूज करने की है, ये अगर हमने इलेक्ट्रोड लिया और इसकी लूज करने की टेंडेंसी है बच्चों, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये गेन करेगा बच्चों। उस केस में क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब तब ये एज आ रिडक्शन प्रोसेस को शो करेगा, और रिडक्शन होगा मतलब ये एज आ कैथोड वर्क करेगा। क्या काम करेगा, एज आ कैथोड बन जाएगा, और ये पहले वाली कंडीशन में एज आ एनोड बिहेवियर कर रहा था, ठीक है, एनोड बिहेव कर रहा था। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और किस तरीके से ये रिडक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने डैनियल सेल का क्या निकाला, इसको नोट कर लीजिए, फिर डैनियल सेल का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, तो अब अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करते हैं बच्चों, किसका, डैनियल सेल का। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। अब देखो शी की हेल्प से कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है बच्चों। जब शी का जो पोटेंशियल है वो देखा गया, ठीक है, देखा नहीं गया, हालांकि वो निकाला नहीं गया था, वो हमने माना है, तो हमने कितना माना उसका, 0.00 वोल्ट। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया उसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकल करके आया वो 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो क्या सर ये निकल करके आया, नहीं बच्चों, निकल करके नहीं आया, ये हमने माना, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया, एक टूल बनाया हमने जिससे हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल सकें, और उसी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, 0.00 वोल्ट मान लिया। आया समझ में। और इसी की रेस्पेक्ट में हम बाकी के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए, तो अब हम डैनियल सेल का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि ई नॉट ऑफ जिंक, इसका चाहिए होगा बच्चों, ठीक है, एनोड का। ये देखो, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, ई कैथोड, ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड, ऐसे ही निकालेंगे आप, नहीं सर, माइनस, ये देखिए ध्यान से, इसी तरीके से आप निकालेंगे, यही है हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों जब शी को जिंक और कॉपर के साथ में लगाया गया तो ई नॉट ऑफ जिंक का जो पोटेंशियल है जो कि गैल्वेनोमीटर में शो हुआ वो कितना निकल करके आया, GZn प्लस का निकल करके आया -0.76, ठीक है। मतलब कि एक तरफ हमने किसको लगाया, ये था हमारा जिंक, ठीक है, और इसको नोट कर लेना बच्चों, 0.0 होता है इसका पोटेंशियल, ठीक है, और एक तरफ था हमारा शी, ये देखो, और इसको हमने सॉल्ट ब्रिज से इस तरीके से लगा रखा था, ये देखो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो हमने यहाँ पे लगा रखा था बच्चों, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकल करके आई थी, 0.76, ठीक है। क्लियर, इतनी वैल्यू निकल करके आई थी, ठीक है। नेगेटिवली डिफ्लेक्शन हुआ था, मतलब इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ था, ठीक है। तो -0.76 निकल करके आई। ऐसे ही जब कॉपर का देखा गया, ठीक है, शी की रेस्पेक्ट में, ठीक है, कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो कितना निकल करके आया था, +0.34 वोल्ट, इतना निकल करके आया। अब जब आप इनको बच्चों एनोड और कैथोड, जो कि हमारा क्या होता है, एक डैनियल सेल होता है, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा कॉपर होता है और यहाँ पे हमारा जिंक होता है, ये आपका कॉपर, ये आपका जिंक है ना, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज, तो ये रहा डैनियल सेल। तो डैनियल सेल का अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखें तो कितना आ जाएगा, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ई नॉट सेल निकल करके आ जाएगा बच्चों 1.1
वोल्ट, इतना होता है डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। आया समझ में? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है बच्चों। आया समझ में? क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। क्लियर? तो ये जिंक के लिए अपन ने निकाल के देख लिया था, तो जिंक के केस में -0.76 आया था। ठीक है, अब कॉपर के केस में निकालते तो इस शी को हम यहाँ लगाते और यहाँ पे कॉपर का रहता, तब कितना निकल के आया था? ठीक है, तब आया था, तब डिफ्लेक्शन शो हुआ था +0.34 वोल्ट। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों? ओके, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे बच्चों।